In this lecture we will study about the comparison of charge and mass. लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 10 प्रॉपर्टीज हमने कंसीडर की थी और जो भी प्रॉपर्टी है वो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उनके साथ कवर करेंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने कंसीडर की थी कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि चार्ज टेंड्स टू एक्यूमुलेट एट शार्प एजेस और कॉर्नर्स। अब हम कंपेयर करेंगे चार्ज और मास को, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। वैसे तो ये बिल्कुल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है और इनके कंपैरिजन का उस कंटेस्ट में कोई मीनिंग नहीं बनता है, बट हम देखना चाहते हैं कि किस वे में सेम वे में बिहेव करते हैं या डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, किस किस कंटेस्ट में। तो अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन चार्ज एंड मास, तो हमने चार्ज को जब डिफाइन किया था तभी हमने बोला था कि चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली चार्ज एंड मास बोथ आर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज related to matter. These two are inherent property, basic property related to matter. दूसरा जो हम कंसीडर कर सकते हैं कि both are scalar, चार्ज भी स्केलर है और मास भी स्केलर है। तीसरा हम कह सकते हैं कि they play same role, but mass in gravitational and charge in इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो रोल मास ग्रेविटेशन में प्ले करता है वही रोल चार्ज किस में प्ले करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। दे प्ले सेम रोल। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस को हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज एंड मास। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट कंसीडर करें तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो टाइप्स का हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, वेयरएज मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो टू चार्जेस मे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अगर लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, बट टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम कंसीडर करें तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है, बट मास इज नॉट कंजर्व्ड, क्योंकि हमने देखा भी था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास इज बेसिकली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो मास इज नॉट कंजर्व्ड। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू Ne। हम ये नहीं कहेंगे कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। अभी तक हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि मास क्वांटाइज होता है या नहीं होता है। तो अभी के लिए हम यही कंसीडर कर सकते हैं कि मास इज नॉट क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम कंसीडर करें तो चार्ज इज इनवेरिएंट, whereas मास इज वेरिएंट। मास ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड के साथ चेंज होता है, लेकिन चार्ज बॉडी की स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम कंसीडर करें, चार्ज कैन नॉट रिसाइड विदाउट मास। अगर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो उसके पास मास जरूर होगा, बट मास कैन रिसाइड विदाउट चार्ज। जो मास है वो चार्ज के बिना रिसाइड कर सकता है, हो सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, हमने एग्जांपल भी लिए थे। तो ये सारे वही पॉइंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इनको हमने किस वे में रिप्रेजेंट कर दिया है, सिमिलरिटीज के वे में और डिफरेंसेस के वे में, जस्ट फॉर कंपैरिजन। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग और डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग, कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम उसको किस किस तरह से चार्ज कर सकते हैं।
तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स और आप कह सकते हो वेज ऑफ चार्जिंग. So we have three different methods of charging. First one, charging by friction, that is charging by rubbing, कि हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करें और दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर कर लें. दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से चार्ज हो, उसको हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रखें और चार्ज ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाए. तीसरा हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इस केस में हमें दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है. यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर कर सकता है इवन पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिफरेंस हो तब भी. तो जो पहले दो मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय कंडक्शन, इन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज रिक्वायर्ड. पहले दोनों मेथड में दोनों ऑब्जेक्ट जिनको हम चार्ज करना चाहते हैं उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है. बट जो थर्ड वन है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें नो फिजिकल कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड. किसी फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो पहले दोनों मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट मेथड ओनली, दिस इज जनरली यूज्ड टू चार्ज इंसुलेटर्स. ये हम जब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों. और जो सेकंड और थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दोनों मेथड जनरली यूज्ड टू चार्ज कंडक्टर्स. ठीक है, अब इससे पहले हम आगे बढ़े इंसुलेटर और कंडक्टर में हम एक बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं कि कंडक्टर में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि विद इन कंडक्टर मूव कर सकते हैं फ्रीली. इंसुलेटर के केस में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम होते हैं. तो फ्री और जो होते हैं फ्रीली, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम होते हैं और बाकी बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप किसी भी इंसुलेटर को, फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान लिए बोर्ड इंसुलेटर है, तो अगर आपको चार्ज प्रोवाइड भी करोगे इसको, मान लो यहाँ पे हमने कुछ चार्ज दिया तो वो यहीं पे रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ इंसुलेटर या इज वेरी नेग्लिजिबल. लेकिन यहीं पे अगर ये कंडक्टर और आपने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द सरफेस ऑफ कंडक्टर. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, जिसकी हमें यहाँ जरूरत भी पड़ेगी. तो अब हम सबसे पहला लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग. जब इस फिनोमेना की डिस्कवरी हुई तो इसको नाम दिया गया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फ्रिक्शन. तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बेसिकली क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम दो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है, इनको हम आपस में रब कर रहे हैं, तो आफ्टर रबिंग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, और आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को रब किया आपस में, तो मान लो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए किस पे, बी पे. ए से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो गए, बी पे. तो अब ए के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है. स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल थे, ए और बी वर इनिशियली न्यूट्रल. आपने उन दोनों को रब किया और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, बी पे. तो अब ए पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी. अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए.
तो A के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब B के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो B के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जिस ऑब्जेक्ट, जिस बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ये चार्ज एक्वायर किया है A और B ने, दिस चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो जब भी रबिंग से दो ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर करेंगे तो दे एक्वायर्ड इक्वल चार्ज बट ऑफ अपोजिट नेचर, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव। एंड वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। बहुत कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट में चार्ज नहीं आता है। वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, अगर हम इस केस में एग्जांपल कंसीडर करें कि ऐसा कब कब है, हम लोकल एग्जांपल कंसीडर करें तो फॉर एग्जांपल कॉम्ब। जब आप कॉम्ब को अपने हेयर्स के थ्रू बार बार ब्रश आउट करते हो तो कॉम्ब जो है वो चार्ज एक्वायर कर लेता है, और कॉम्ब जब चार्ज एक्वायर कर लेता है तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो है, अगर उनकी तरफ आप कॉम्ब को लेके जाओगे, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर की तरफ अगर आप कॉम्ब को लेके जाओगे तो कॉम्ब उनको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉम्ब ने क्या कर लिया है, चार्ज एक्वायर कर लिया है ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू रबिंग। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं पेपर सीट। अगर आपने कोई प्रिंट कमांड दी है और जब पेपर सीट प्रिंटर के थ्रू बाहर आ रही है और उस पेपर सीट को आप ऑब्जर्व करो तो वो पेपर सीट चार्ज हो जाती है। वो आपकी बॉडी पे जो स्मॉल हेयर स्ट्रैंड्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो पेपर सीट प्रिंटिंग मशीन के थ्रू आई है, फ्रिक्शन और रबिंग की वजह से वो क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं सीडी डीवीडी, जो कि अभी आउटडेटेड हो चुकी है। अगर उनको एक क्लॉथ से क्लीन किया जाए कुछ देर बाद वो फिर से डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि जब क्लॉथ से उनको क्लीन किया है तो दे एक्वायर चार्ज ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन, फिर वो डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। अब ऐसा होता क्यों है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपने आपस में रब किया तो उन्होंने चार्ज एक्वायर किया ही क्यों? तो इसके लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो है वर्क फंक्शन और दूसरा हम बोल सकते हैं पोटेंशियल। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन हमारे पास यहाँ पे कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट से, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है या रिमूव करना है, फ्री करना है, तो हम कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करें, कितनी एनर्जी दें कि वो वहां से नॉकआउट हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो वो इजीली नॉकआउट हो जाएगा। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोटेंशियल। जब आप दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाते हो, ए और बी को, तो ए और बी इक्वी पोटेंशियल होना चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहेंगे कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो दोनों के बीच में क्या फ्लो होगा? चार्ज का फ्लो होगा, या तो ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। मान लो ऑब्जेक्ट ए का पोटेंशियल V है, ऑब्जेक्ट बी का पोटेंशियल VB है, एंड लेट VA इज ग्रेटर देन VB। ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो अब बी का पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे? बी से ए में। अब जब बी से ए में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और कब तक फ्लो करेंगे? जब तक फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बी से ए में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो अब ए के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बी के पास
डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब यहाँ पे रबिंग का क्या रोल है? फिर अगर ऐसा ही होता है तो सिंपली ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रख देते हैं और उनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर हो जाता। तो नॉर्मली ऐसा होता है, बट रबिंग का पर्पस क्या है? हमने कहा था कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में चार्ज रेडिली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या चार्ज दिया तो थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नॉट थ्रू आउट द वॉल्यूम, सॉरी, थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर जहां पे चार्ज दिया वो वहीं पे रखा रहता है। तो जब हम रब कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने यहां टच किया और ये मान लो ये एक इंसुलेटर है और ये दोनों इंसुलेटर है, तो ये आया हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो केवल इस एरिया में चार्ज ट्रांसफर होगा और ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन जब हम रब कर रहे हैं तो रबिंग से क्या हो रहा है? रबिंग इंक्रीजेस द कांटेक्ट सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा उतने ही ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो रबिंग डू टू थिंग्स, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड इट प्रोवाइड्स sufficient energy for so that electron can knock out, it provides sufficient energy greater than the work function of electron। but कंडक्टर के केस में हमें रबिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर दो कंडक्टर को आप सिंपली जो अलग अलग पोटेंशियल पे है दोनों को सिंपली कांटेक्ट में रखोगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दैट्स व्हाई दिस फिनोमेना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज जनरली यूज्ड टू चार्ज इंसुलेटर। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जाएगा? यानी कि अगर हम कोई भी दो बॉडी आपके पास रैंडमली मेंशन कर दें कि आप ये बताओ कि इन दोनों को रब किया तो किसके पास पॉजिटिव चार्ज गया, किसके पास नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए हमारे पास एक सीरीज है नोन एज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ये जो हमने पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, रब करते हैं और उनमें चार्ज ट्रांसफर होता है और फिर उनको सेपरेट कर देते हैं तो दोनों के पास चार्ज रहता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो नोन एज ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। और उसके लिए हमारे पास एक सीरीज है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। जैसे केमिस्ट्री में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा या कौन किसको रेड्यूस करेगा। तो सेम वे में ये हमारे पास एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है। इसमें आप देखिए इस सीरीज के मैं कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंसेस के नाम लिख रहा हूं। ह्यूमन हैंड्स, हम कुछ वो कॉमन नाम लिखेंगे जो हमें पहले से पता है। देन ग्लास, ह्यूमन हेयर, उसके बाद ऊल, फर, सिल्क, देन वी हैव पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, पीवीसी एंड सिलिकॉन रबर। ये हमने कुछ कॉमन एलिमेंट्स लिए। ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ओवर द इयर्स जो कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने ये सीरीज तैयार की है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कॉटन है, कॉटन इज एट 0 लेवल लिया गया है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को इन जनरल कॉटन से रब करोगे तो कॉटन डज नॉट शो एनी टेंडेंसी ऑफ चार्जिंग इन जनरल। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर तो हमेशा होता है बट वो नेग्लिजिबल है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इससे ऊपर जो लिया गया है वो टेंडेंसी है टू गेन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स।
और जो लोअर है वो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब इस सीरीज को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? इस सीरीज में आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करो। मान लो आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया ग्लास एंड सिल्क। तो अगर आप ग्लास को सिल्क के साथ रब करोगे तो जो सीरीज में ऊपर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो सीरीज में नीचे है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि ग्लास को सिल्क के साथ रब करोगे तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम वे में अगर आप ऊल और सिल्क को रब करोगे तो ऊल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर आप सिल्क और एम्बर को रब करोगे तो सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एम्बर के ऊपर नेगेटिव। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कौन सीरीज में ऊपर है और कौन सीरीज में नीचे है। तो जिन भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हो उनमें जो सीरीज में ऊपर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो सीरीज में नीचे है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी चीज, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये क्लियर हो गया कि किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव। सीरीज में उनके बीच में जितनी सेपरेशन रहेगी उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर आप ह्यूमन हैंड्स को सिलिकॉन रबर के साथ हम अपने हैंड्स को रब करेंगे तो हमारे हैंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिलिकॉन रबर पे नेगेटिव, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा। मान लो अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 है और वहीं हम अपने हैंड्स को कॉटन के साथ रब करें, वो अमाउंट ऑफ चार्ज Q2 है, देन Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो ये भी क्लियर हो गया कि जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो गया, उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज वो एक्वायर करेंगे। और जितनी सेपरेशन कम होगी, मान लो ऊल और फर को ही आपस में रब कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऊल के ऊपर पॉजिटिव होगा, फर के ऊपर नेगेटिव होगा, बट जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो बहुत स्मॉल होगा, बहुत कम होगा। सेम वे में कुछ अगर बहुत नजदीक है, पेपर और कॉटन है फॉर एग्जांपल, इनको आपस में रब करते हैं तो हो सकता है कि वो कोई साइन शो ही ना करे, कि उनका ये हो सकता है कि वो कोई चार्जिंग का साइन शो ना करे, क्योंकि वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। तो ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए थी, आपको ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज नहीं पूछी जाएगी। बट जब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। तो ये हमारा पहला मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम दूसरा कंसीडर करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सेकंड मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन ऑब्वियस सी बात है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज इज required and generally used to charge conductors. Generally used to charge conductors। हमने देखा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम कंडक्टर क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि कंडक्टर को रब करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर को सिंपली कांटेक्ट में रखोगे तो भी वो चार्ज एक्वायर कर लेंगे। तो वहां पे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर हम एक मेटल रोड ले जिसको हमने हाथ में पकड़ा है और उसको एक ऑब्जेक्ट से रब कर रहे हैं तो वो रोड चार्जिंग का कोई साइन शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस रोड ने जो भी चार्ज एक्वायर किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाएगा, हमारी बॉडी में। और अगर हमारा कांटेक्ट ग्राउंड से है डायरेक्ट तो ग्राउंड में चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो एनी साइन ऑफ चार्जिंग। अब हम लेकिन अगर हम एक कंडक्टर ले जो पहले से ही चार्ज्ड है, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस पे पहले से ही चार्ज है, ठीक है,
ये एक दूसरा कंडक्टर है जो कि इंसुलेटेड स्टैंड पे है। इंसुलेटेड स्टैंड पे इसलिए ताकि इसका चार्ज ग्राउंड में ना जाए, ये इंसुलेटेड स्टैंड। तो ये हमारे पास चार्ज कंडक्टर है, ऑलरेडी चार्ज है, और ये अनचार्ज है। अगर हम इस चार्ज कंडक्टर को इस अनचार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में ले आए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर हम इसके कांटेक्ट में रख दें इसको इस वे में, तो अब इससे चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लो कुछ चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया इस वे में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इंसुलेटेड स्टैंड है, इस स्टैंड को यहां से पकड़ के अलग कर देंगे। तो अब हमारे पास जो अनचार्ज कंडक्टर था इस पे भी चार्ज आ गया। अब मान लो स्टार्टिंग में इसके पास चार्ज था कैपिटल Q, और अब इस पे चार्ज आ गया है स्मॉल q। तो ये जो रॉड है जिसको अब हमने हटा दिया है यहां से, इसके पास चार्ज कितना बच गया? Q माइनस Q ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पे जो पॉइंट, अगर हम डिफरेंस देखें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से और चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो वहां पे दोनों बॉडी ने जब चार्जिंग बाय रबिंग किया था फ्रिक्शन से, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया था और एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया था। यहां पे इनिशियली जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास जैसा चार्ज होगा वैसा ही चार्ज अनचार्ज के पास जाएगा। अगर पॉजिटिव था तो इसके पास पॉजिटिव आ गया, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इसके पास कुछ नेगेटिव आ जाता। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट ने चार्ज एक्वायर किया था इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड बट सेम साइन। साइन सेम होगा बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। बट इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तो फॉर एग्जांपल ये मान लो आपके पास दो स्फीयर है, दोनों की का साइज और शेप सेम है और दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, आयरन, स्टील, कोबाल्ट, व्हाटएवर, दोनों का मटेरियल भी सेम है और दोनों का साइज और शेप भी सेम है, और इसके पास चार्ज Q है और इसके पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। तो जब आप इनको कांटेक्ट में लाओगे तो क्योंकि आइडेंटिकल है तो दोनों का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होके इंडिविजुअल पे कितना हो जाएगा? Q/2 एंड Q/2। अगर इस पे इनिशियली जीरो नहीं होता तो कंडक्शन के केस में ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, तो जब आप उनको कांटेक्ट में लेके आए हो तो दोनों पे इक्वल चार्ज हो जाएगा, और वो चार्ज कितना होगा? उनके टोटल चार्ज का सम डिवाइडेड बाय 2। ये तब है जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है तो हमें अकॉर्डिंगली हमारे पास इसमें हम नहीं बता सकते, हम बस एक चीज कह सकते हैं कि दोनों के चार्ज का सम इनिशियल चार्ज के इक्वल होगा। लेकिन अगर आइडेंटिकल है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, कांटेक्ट में लाएंगे तब, और जैसे ही सेपरेट करेंगे जो टोटल चार्ज था उसका हाफ हाफ दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।